हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपको जो 20 जुलाई का जो हुआ था, तो उसमें जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछा गया था, तो उसका आज कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो टोटल 400 से ऊपर अभी एमसीक्यू का पीडीएफ बन चुका है, जिसको मैं कराऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सभी जिला में ये प्रश्न पूछा गया था, कोई एक जिला का प्रश्न नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूट गया है, मेरे जिला में ये प्रश्न आया था, तो आप लोग कॉमेंट में कर दीजिए ताकि मैं इसको जोड़ सकूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में क्या है। निम्नलिखित में से बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गंगा नदी से और भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई, गंगा की टोटल लंबाई अगर पूछा जाएगा कि कितना है, तो 25 कितना है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर में है। अच्छा, अगर पूछेगा कि गंगा नदी के पानी में, गंगा के पानी में कीड़ा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दोस्तों इस पानी में T2 या T4 नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी को खराब होने नहीं देता है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी बिहार में किस जिला में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो बिहार में सर्वप्रथम जो ये प्रवेश करता है, बक्सर जिला में। कहाँ प्रवेश करता है? बक्सर जिला में प्रवेश करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में चावल उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किस जिले में होता है, तो रोहतास में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए रोहतास को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार में, बिहार का चावल का कटोरा। बिहार में चावल का कटोरा पूछेगा किसको कहते हैं, तो बिहार का चावल का कटोरा हम लोग रोहतास को कहते हैं। ठीक। अच्छा, भारत में कहेगा कि सर्वाधिक धान कहाँ उत्पादन होता है, चावल भारत में सर्वाधिक। तो भारत में सर्वाधिक जो होता है पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। और इस फरीद खां का अगर जन्म का बात किया जाए कब हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान के होशियारपुर के बाजवाड़ा गांव में हुआ था। और शेरशाह सूरी ने, इसका सिक्का याद रखना कि शेरशाह सूरी यानी फरीद खां का सिक्का, इसका सिक्का याद रखना अशरफी आना। सिक्का इसका कौन कौन याद रखना है, अशरफी नाम का सिक्का कहेगा किसने चलाया था। और आना नाम का सिक्का पूछेगा किसने चलाया था, तो यह शेरशाह सूरी ने चलाया था। अच्छा, सबसे बड़ा रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कहेगा कौन करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का अगर कहेगा मकबरा कहाँ है, तो इसका बिहार के सासाराम में। कहाँ इसका मकबरा है, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से आज़ाद दास्ता गठन का संबंध किस आंदोलन से है। तो आज़ाद दास्ता गठन का जो संबंध है वह किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों कौन सा सरकार चल रहा था, तो आपको बताना सतारा सरकार। कौन सा सरकार चल रहा था, सतारा सरकार। तो इसका गठन कौन किया था, सतारा सरकार का गठन, तो चित्तू पांडे। कौन किया था, चित्तू पांडे ने किया था। ठीक। अच्छा, दास्ता गठन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। इस दास्ता गठन का कहेगा कि आज़ाद दास्ता का संबंध पूछे किस आंदोलन से था, भारत छोड़ो। इसका गठन कहेगा कौन किया था, तो इसका गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। गांधी जी ने यहाँ पर 70 मिनट भाषण दिया और कहा कि मैं आज ही इस देश को आज़ाद कर दूंगा, आप लोगों को साथ चाहिए। और इस आंदोलन में गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू एंड डाई अर्थात करो और मरो का नारा दिया था। करो और मरो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पहला बजट जो था किसके द्वारा
प्रस्तुत किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? 7 अप्रैल 1860 को। कब किया था? 1860 को। अच्छा, जॉन मथाई से क्वेश्चन याद रखना है कि जॉन मथाई जो था भारत का प्रथम रेल मंत्री था। भारत का प्रथम रेल मंत्री था। ठीक। अच्छा, किसी किसी को अगर ये पेपर अगर लगे कि नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। ये सारा प्रश्न आप ही का एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है कि आपके ज़िला में ये प्रश्न नहीं आया होगा, अब बात बाकी अन्य किसी न किसी ज़िला में ज़रूर आया है। आप ही लोग के द्वारा भेजा गया सारा प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? पराबैंगनी किरण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पराबैंगनी किरण से कहेगा कि नुकसान किसको हो रहा है? तो दोस्तों, पराबैंगनी किरण से नुकसान जो हो रहा है ओजोन परत का हो रहा है। किसका हो रहा है? ओजोन परत। और ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? ये 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सा गैस पहुंचाता है? तो CO2 पहुंचाता है। कौन सा पहुंचाता है? CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी पहुंचाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो वायुयान भी आपका याद रखना कि समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत का इकाई क्या है? ओजोन परत का अगर इकाई पूछे क्या है तो आपको बताना है डॉब्सन। क्या बताना है? डॉब्सन। यानी ओजोन परत की मोटाई हम ये किस में मापते हैं? तो डॉब्सन में मापते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि पूछेगा कि कौन सा तरंग है? तो आपको याद रखना ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, इसी को कहते हैं दाब तरंग, इसी को कहते हैं दाब तरंग, और इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, तरंग। इसके अलावा सभी तरंग अनुप्रस्थ है। क्या है? इसके अलावा, इसके अलावा अलावा सभी तरंग क्या है? सभी तरंग अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। कहेगा रेडियो तरंग क्या है? 100% दोस्तों होता है, 1% केस में नहीं होता है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, कोनो तरंग पूछेगा तो सब तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन कौन तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग, दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, ये सब यानी कि अनुप्रस्थ नहीं है तो क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? ध्वनि पूछेगा कौन सा तरंग है? तो ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न 7 नंबर का हो गया। चलिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया को ही हम लोग कहते हैं अवरक्तता, अवरक्तता या अल्प रक्तता, अल्प रक्तता। ये रक्त की कमी हो जाता है। और हमारे शरीर में रक्त का कमी किसके कारण होता है? आयरन की कमी से। किसके रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इसे भी याद रख सकते हैं। तो यह लो तत्व की कमी से क्या कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इसी को अवरक्तता या अल्प रक्तता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से विटामिन डी के कमी से
ऑस्टियोपोरस या रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में रिकेट्स होता है, बूढ़ों में ऑस्टियोपोरस होता है। ठीक, मतलब बूढ़े का हड्डी कमज़ोर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि का लेखक भैया रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका कौन सा है? आनंद मठ। क्वेश्चन पूछेगा कि आनंद मठ के लेखक कौन सा है, कौन है? तो आनंद मठ का लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज कितना बार बताएंगे? और गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ये सब पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का। प्रेमचंद का मैं बताता हूँ। चलिए महात्मा गांधी का छोड़ देते हैं, लेकिन प्रेमचंद का मैं बता देता हूँ। प्रेमचंद का कौन कौन सा पुस्तक है? चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रेमचंद का पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, गबन, गबन कहेगा किसका है? प्रेमचंद का। गोदान भी कहेगा किसका है? तो प्रेमचंद का। कर्मभूमि कहेगा किसका है? तो प्रेमचंद का। रंगभूमि कहेगा किसका है? तो प्रेमचंद का। कर्मभूमि, रंगभूमि। निर्मला कहेगा किसका है? तो निर्मला भी भैया किसका है? तो प्रेमचंद का है। फिर कफन कहेगा किसका है? तो प्रेमचंद का है। पूस की रात कहेगा किसका है? तो पूस की रात कहानी किसका है? तो ये भी प्रेमचंद का है। पंच परमेश्वर कहेगा किसका है? तो पंच परमेश्वर भी इसी का है। ठीक, बूढ़ी काकी कहेगा किसका है? तो बूढ़ी काकी की भैया इसी का है। जितना मैं आपको बताया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग ऐसे करके सारे बुक इनका याद रख लीजिए, सारे कहानी याद रख लीजिए, ताकि अगला कोई भी प्रेमचंद से पूछे तो आप बता सके। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। चलिए सारा पेपर मैं फिर से आपको बता दूं कि 20 जुलाई का जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पेपर से प्रश्न आया हुआ था। तो इससे प्रश्न आया हुआ था, सभी जिला का प्रश्न है। किसी का अगर नहीं मिल रहा है पेपर पूरा हो तो समझ जाइए कि आपके ज़िला में ये प्रश्न नहीं आया था। हाँ, अगर आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं उस प्रश्न को ऐड कर सकूं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से 9 जनवरी प्रवासी दिवस किसके आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका गया था 1894 ईस्वी में, और यहाँ पर 1894, कभी कहीं पर 1893 भी रहता है। ठीक, तो 22 या 23 वर्ष ये अफ्रीका में रहा, और यहाँ से लौट करके आया 9 जनवरी 1915 को। कब लौट के आया? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं भारत में? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ठीक किसके याद में मनाते हैं? महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो चिल्ड्रेन डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? चिल्ड्रेन डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 11वां नंबर का प्रश्न है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो दोस्तों आपका हुआ था कहाँ हुआ था? अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका दोस्तों हुआ था ओमान में। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। ओमान में हुआ था। ये आपका 16 से 17 फरवरी में हुआ था। कब हुआ था? 16 से 17 फरवरी के बीच हुआ था। ठीक, और यह 8वां हिंद महासागर ओमान के मास्कट में हुआ था। अगर ऑप्शन में ओमान ना ही रहे तो मास्कट जरूर रहेगा। ठीक, और ये पूछेगा कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। अच्छा, कहेगा कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, अच्छा हिंद महासागर सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन पूछेगा कब हुआ था? तो ये 2016 में हुआ था। 2016 में प्रथम हुआ था। कब? कौन सा हुआ था? प्रथम हुआ था। तो इस बार कौन सा हुआ है? तो 8वां हुआ है। तो प्रथम सम्मेलन 2016 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको झारखंड का और भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताता हूँ। अगर कहेगा कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहेगा
कि पलामू नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क दलामू नेशनल पार्क, दलमू नेशनल पार्क, दलमू नेशनल पार्क, ये सब आपका कहाँ है? तो झारखंड में है। और बेतला भी कहाँ है? आपका झारखंड में ही है। तो झारखंड से आप इतना याद रख सकते हैं। चलिए, बिहार में कौन सा है इस बार पूछा गया है। बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहेगा कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपका बिहार में है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो वीर भूमि। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह है MG महात्मा गांधी का। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल है IG इंदिरा गांधी का। ठीक, कहेगा समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो समता स्थल दोस्तों किसका है? जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का। महाप्रयाण घाट कहेगा किसका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट तो आपको बताना है R प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ठीक, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा समाधि स्थल आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 101वां संविधान संशोधन का संबंध है GST से। चलिए ऑप्शन खोजिए आप लोग, कहाँ दिख रहा है? 114 नंबर का प्रश्न हो गया। 15 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14, 15, 101वां संविधान संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? GST से है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही ऑप्शन हमको दिख रहा है GST का, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं GST के बारे में और भी बताता हूँ। GST लगाने वाला प्रथम देश कहेगा कौन सा देश था? GST का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो यह फ्रांस में हुआ था। फ्रांस प्रथम देश है GST लगाने वाला। ठीक, और कह देगा कि GST सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? तो भारत के असम राज्य में लगाया गया था। किस राज्य में लगाया गया था? तो असम राज्य में सर्वप्रथम GST लगाया गया था। ठीक, कहेगा कि GST कौन सा कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, GST कहेगा कि पूरा भारत में पूर्ण रूप से कब लग गया था? GST दोस्तों पूर्ण रूप से पूरा भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। ठीक है, और GST के द्वारा पूछेगा कि किस कर को समाप्त कर दिया गया है? GST के द्वारा दोस्तों सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। सेवा कर को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का अणुभार कितना होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम में 2 परमाणु होता है। ड्यूटेरियम में कितना परमाणु होता है? 2 परमाणु होता है। चलिए अब हम इसका अणुभार निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा तो D2O यानी 2 दूना 4, D 2 गो है तो 2 परमाणु इसमें पहले से होता है, 2 यहाँ पर 2 गो है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है जबकि परमाणु भार इसका दुना 16 होता है। तो 4 + 16 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर A। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का पिता हम लोग MS स्वामीनाथन को कहते हैं। अच्छा, विश्व में पूछेगा किसको कहते हैं? तो विश्व में हम लोग नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। विश्व में हम लोग किसको कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति पूछेगा कितना बार किया गया था? तो टोटल 2 बार किया गया था। ठीक, अच्छा, वर्गीज कुरियन, इसको श्वेत क्रांति का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, वर्गीज कुरियन।
ठीक। नॉर्मन ई बोरलॉग, इसको विश्व में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का जनक है। कौन है? चिपको आंदोलन का जनक है। चिपको आंदोलन का जनक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से विश्व भारती के प्रथम प्रधानाध्यापक नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो नंदलाल बोस जी ये जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर से याद रखना है कि इन्होंने 1907 में, कब? 1907 में भारतीय प्राच्य कला समाज का गठन किया। किसका गठन किया? भारतीय प्राच्य कला समाज का गठन किया। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस ऑप्शन नंबर 18, इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को हम लोग विश्व शांति दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक। और 10 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 सितंबर को दोस्तों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस। परिवार के वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था आनंदपुरी। क्या नाम था? आनंदपुरी, या कहीं कहीं पर उदंडपुरा भी लिखा हुआ रहता है। आनंदपुरी कहिए या उदंडपुरा भी इसी का नाम था। ठीक, तो ऑप्शन में आनंदपुरी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अच्छा बिहार का स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का स्थापना कब हुआ है? तो 22 मार्च को। कब हुआ है? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? हम सब जानते हैं कि बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरिक अम्ल दिख रहा है। इसी का सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो संपर्क विधि द्वारा कहेगा क्या बनाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। अच्छा हैबर विधि द्वारा बताओ क्या बनाया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा दोस्तों अमोनिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अमोनिया पूछेगा किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से दादू दयाल के शिष्य कौन थे? तो दादू दयाल के टोटल 52 शिष्य थे। इसे कितने शिष्य थे? टोटल 52 शिष्य थे। इन 52 शिष्य में एगो का नाम क्या था? सुंदर दास। और इसके जो प्रमुख शिष्य पूछेगा तो 52 को तो हमको याद रखना नहीं है, तो कौन कौन था? तो गरीब दास, एगो का नाम तो यहाँ सुंदर दास देले है। और आपको याद रखना है रज्जब और मखाना, रज्जब और मखाना। तो ये सब किसका शिष्य था? तो यह दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। टोटल इसका कितना शिष्य था? 52। अच्छा कबीर हो गया, रैदास हो गया, घन्ना हो गया। घन्ना, कबीर, रैदास, घन्ना किसका शिष्य था?
तो यह रामानंद का शिष्य था। किसका शिष्य था? रामानंद का। और रामानंद का टोटल 12 शिष्य हुआ। कितना शिष्य हुआ? 12 शिष्य हुआ। और रामानंद ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया था। ये बात आपको याद रखना है। और कबीर के उपदेश को किसमें संग्रहित है? तो बीजक में। और नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए, और ये प्रथम गुरु भी था। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से आग बुझाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम सब जानते हैं कि आग बुझाने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे कैसा होता है? तो यह एक अम्लीय होता है। क्या होता है? यह एक अम्लीय है। ठीक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कोई भी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। ये बात कौन कहा था? तो लेवेजियर ने कहा था। कौन कहा था? लेवेसियर ने कहा था। लेवेसियर ने कहा था। ठीक। और ऑक्सीजन का खोज पूछेगा कब हुआ था? तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल पर कितना है? तो 20% है लगभग। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सर्वाधिक पूछेगा क्या है? तो नाइट्रोजन है। कितना है? 78% है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग दोस्तों, अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, जितना भी मैं प्रश्न बताता हूँ सब कहीं न कहीं एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक। 22 नंबर का हो गया।